नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में हमने कल आपको एक वीडियो में अपठित बोध यानी काव्यांश अपठित काव्यांश कविता के बारे में समझाया था कि किस तरह से आपको परीक्षा में अपठित काव्यांश पर काम करना है। अपठित काव्यांश अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए अभ्यास ज़रूरी है, रियाज ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। जब तक आप इसके लिए अभ्यास नहीं करोगे तब तक अपठित काव्यांश अपठित बोध को ध्यानपूर्वक प्रश्न नहीं छांट सकते हैं। इसके लिए हम 12वीं कक्षा में लेकर आए हैं आपके लिए अपठित बोध यानी काव्यांश, और हम एक काव्यांश, पहला काव्यांश हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इस काव्यांश पर देखिए, पहला काव्यांश है इस पुस्तक का और इसमें है, ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे, फिर उसके बाद में प्रश्नों को छांटेंगे, टू द पॉइंट प्रश्नों को छांटने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मन दीपक निष्कंप जलो रे। कवि जो है वो समझा रहा है हमें कि मन रूपी दीपक, यहाँ पर रूपक अलंकार है, मन रूपी दीपक निष्कंप बिना भय के जलो रे। मन दीपक कौन है? भारत के युवा हैं, भारत के लोग हैं, भारत की युवा शक्ति है, जन है, उनको संबोधित करते हुए कहता है। कहीं न कहीं आपको मैंने कल भी बताया था, देखो प्रिय विद्यार्थियों, कहीं न कहीं कवि काव्यांश का भाव और दूसरी जगह अवश्य जाता है। बस जिस विद्यार्थी को ये समझना आ गया कि इसका भाव कहाँ जा रहा है, कहाँ पड़ रहा है, किस बात पे जा रहा है, प्रस्तुत अप्रस्तुत का क्या वर्णन है, किस तरह से जा रहा है, तो वो अपने आप में इस अपठित काव्यांश का सही उत्तर दे पाएगा। सीधे सीधे समझने से अपठित काव्यांश का उत्तर हम नहीं दे पाते हैं। मन दीपक, हे मेरे मन रूपी दीपक निष्कंप होकर जलो रे, निष्कंप बिना डर से जलो रे। सागर की उत्ताल लहरें, सागर की ऊंची ऊंची लहरें आसमान को छू छू जाएं। आसमान को जब छूने लगे ऊंची ऊंची लहरें, अर्थात चारों तरफ घोर संकट का समय हो, डोल उठे डगमग भूमंडल, सारा का सारा भूमंडल डोलने लगे, डगमगाने लगे, डरने लगे, हिलने लगे, अग्निमुखी ज्वाला बरसाए और परिस्थितियां चारों तरफ अग्नि के समान ज्वालाएं भड़काने लग जाए, फेंकने लग जाए। धूमकेतु बिजली की द्योति से और अमंगल की बिजली की चमक से, धूमकेतु की बिजली की चमक से, कांति से धरती का अंतर हिल जाए, धरती का आंतरिक भाव डर जाए, ढिल जाए। ऐसे समय में ही भारत के लोगों, फिर भी तुम जहरीले फन को, फिर भी तुम जहरीले फन को, जहरीला फन कहीं न कहीं ये भी इशारा है, यानी कि जो विदेशी ताकतें हमें गुलाम बनाना चाहती हैं, हमें डराना चाहती हैं, अपने चंगुल में फंसाना चाहती हैं, फिर भी तुम जहरीले फन को कालजयी बन इसे दलो रे। काल पर विजय पाने वाले, काल पर जीत हासिल करने वाले, उस पर जीत हासिल करो रे। कदम कदम पर पत्थर काटे, कदम कदम पर, प्रत्येक जगह पर आपको पत्थर और काटे। ये पत्थर और काटे कविता के अंदर जब भी आते हैं, ये विपरीत परिस्थितियों के प्रतीक होते हैं, ये मंजिल में रुकावट के प्रतीक होते हैं, ये उत्साह को रोकने का काम करते हैं। कदम कदम पर पत्थर काटे, कदम कदम पर जो रुकावटें हैं, व्यवधान है, अवसाद है, पैरों को छलनी कर जाए, पैरों को पूरी तरह से, जब पूरी तरह से छलनी के समान बना दे, पूरे पैरों में कांटे लग जाएं। शांत क्लांत करने को आतुर, यानी कि मेहनती को, जिस मेहनत में परेशान है उसको शांत करने के लिए, शांत क्लांत, क्लांत होता है दुखी, जिसको मेहनत में जो कोई परेशान हो रहा उसके लिए क्षण क्षण जग की बाधाएं, और उसके लिए प्रत्येक क्षण की जो बाधाएं हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, मरण गीत गाकर आ जाएं, यहाँ तक कि रुकावटों के दुख के गीत गा जाएं। दिवस रात, दिन रात, आपद विपदाएं, दिन रात आपदा और विपदा के अंदर, आपदा और विपदा के अंदर, फिर तुम हिमपात तपन में, तुम बर्फ की, तुम हिम बर्फ, ताप गर्मी की तपन में बिना आ चुपचाप जलो रे। बिना किसी मन में दुख भर करके, बिना दुख भरे आप चुपचाप
उसमें जलते रहो। हे मेरे प्यारे, प्रश्न है कविता किसे संबोधित है? यह कविता किसे संबोधित है? यह कविता अंतर्मन को संबोधित की गई है। यह कविता अंतर्मन को संबोधित, और उसे क्या करने को कहा है? उसे निडर होकर निरंतर जलते रहने को कहा गया है। कालजयी बनकर कैसी बाधाओं का दलन करने के लिए कहा है? कालजयी बनकर कैसी बाधाओं का दलन करने के लिए कहा है? समुद्री तूफान, भूचाल, ज्वालामुखी, धूमकेतु जैसी विषैली बाधाओं को कालजयी, काल पर विजयी पाने वाले बनकर दलने के लिए, उसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए बढ़ने को आगे कहा गया है। पत्थर कांटे किसके प्रतीक है? पत्थर का और कांटे लक्ष्य पथ से आने वाले संकट हैं। जो लक्ष्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो रुकावटें हैं उसके प्रतीक होते हैं। धरती का अंतर कैसे हिल जाता है? धरती का अंतर कैसे हिलता है? देखिए, जब चारों ओर घोर आपदा हो, संकट हो, समुद्री तूफान आता है, ज्वालामुखी फटता है, धूमकेतु ऊपर से आसमान से टूटता है, तो धरती का आंतरिक भाव से हिल उठता है और सरना से ड्रस्त आने लग जाता है, हमें दुखी करने लग। आज से स्पष्ट कीजिए, मन दीपक निष्कंप जलो रे, मन दीपक निष्कंप जलो रे, मन रूपी दीपक निष्कंप होकर के जलो। हे मेरे मन रूपी दीपक, तुम निडर होकर बिना कांपते जलते रहो, निर्भय होकर के जलते रहो। किसी प्रकार की आंधी तूफान आपको बंद चुप नहीं कर पाएगी, रोक नहीं पाएगी। और अगला पैरा है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा पैरा है 99। सूख गई झील रसवंती, सूख गई है झील रसवंती, जो रस वाली झील है वो अब सूख गई है। दूसरा पैरा है हमारे लिए, सूख गई है झील रसवंती, जो रस वाली झील है वो सूख गई है, जिसमें रस मिलता था। कैसा रस? खेलने का आनंद है, जहाँ स्त्री पुरुष जहाँ पर पानी लेकर जाते थे, जहाँ पर चारों तरफ घाट थे, जहाँ पर पशु पक्षी पानी पीते थे, वो रस वाली झील थी रसवंती। मिट्टी ही बची है नरम, केवल उसकी नरम मिट्टी बची हुई है, सांवली काली मिट्टी, अर्थात पानी सूख गया है। देखो, पानी की विकट समस्या को दर्शाया गया यहाँ पर, पानी की समस्या को समझा रहा है। सहस्रों दुख दरार वाली, बहुत सहस्रों दुख और पीड़ा वाली, दरार वाली, अब वे दिन याद आते हैं। कौन से? जब रसवंती झील थी। आज रसवंती नहीं है, सूख गई है वो। इस किनारे से उस किनारे तक अछोर पानी और हवा, इस किनारे तक लेखक कहता है कि इस किनारे से उस किनारे तक अछोर, बिना किनारे का पानी, पूरी तरह से हवा, ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ सनसनाती हवा, इतना पानी, जो यानी कि जीवन, वास्तव में जीवन, पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, इसमें कोई शक नहीं है। पानी और हवा पुराने महलों से बात करता, पुराने महलों से, बड़े बड़े महलों से टकराता पानी बात करता हुआ ढलता रहता था। कितना सुंदर मनोरम दृश्य था जब झील रसवंती थी। पश्चिम का वर्षा सूर्य, कवि कहता है कि पश्चिम का जो वर्षा वाला जो सूर्य था, वर्षा से युक्त सूर्य था, वह वर्षा वाला सूर्य क्या करता था? झील तट के कंकाल पेड़ों पर, झील के तट के कंकाल काले काले, क्योंकि झील के तट पर पानी हमेशा रहने पर पेड़ भी सूख गई। झील तट पर कंकाल पेड़ों पर, कंकाल की भांति विकराल रूप में खड़े पेड़ों पर पछतावा करती बैठी होगी चिड़िया। वहाँ पर आज रसवंती झील नहीं है, वो पछता रही होगी चिड़िया, वो दुख व्यक्त करती होगी चिड़िया। वहाँ पर स्त्रियां खिन्न मन घाटों से लौट रही होगी, स्त्रियां दुखी मन, क्योंकि स्त्रियां वहाँ पर पानी लेने जाती थी, वहाँ पानी में के साथ अपने बहुत सारे काम करती थी, घाट बने हुए थे। स्त्रियां खिन्न मन, दुखी मन से घाटों से लौट रही होंगी। आगे देखने वाले भद्रजन झील को मिट्टी बेचने आएंगे। और अब और दुख की बात है, आगे इस प्रकार की मिट्टी को देख करके जो श्रेष्ठ जन हैं वो झील की मिट्टी को बल्कि बेचने के लिए, मिट्टी का उपयोग करने के लिए भी आएंगे उनके देसी विदेशी परिजन, और उनके परिजन
उनके रिश्तेदार सगे संबंधी भी देश और विदेश से इस मिट्टी को लेने के लिए अवश्य आएंगे, इस मिट्टी को लेने के लिए पहुंचेंगे। शोकाकुल झील तटवासियों को धीरज देने। और सबसे बड़ी बात बताई कवि ने, कवि कहता है कि यह कविता यानी कि गाई नहीं जाती है, इसको जो है ना इस कविता में गद्यात्मक शैली है। शोकाकुल झील तटवासियों को धीरज देने, शोक से व्याकुल झील के जो तट पर जो वासी बसे हैं उनको वे परिजन, वे लोग धैर्य बंधाने के लिए अवश्य आएंगे। सुना है कभी यहाँ गांधी की प्रार्थना सभा होगी, सुना था यहाँ पर गांधी जी की प्रार्थना सभा हुई थी। आएंगी सुब्बा लक्ष्मी मीरा के पद गाने, सुब्बा लक्ष्मी द्वारा जो मीरा के पद गाए जाते हैं वे अवश्य मीरा के पद फिर से गाए जाएंगे। कवि को विश्वास है, भरोसा है, हरि तुम हरो जन की पीर, हे हरि, हे ईश्वर, हे भगवान, हे मालिक, तुम हरो, हरण करो किसकी, आम जन की पीड़ा दुखों का हरण करो। रसवंती झील कौन है, प्रश्न देखिए, रसवंती झील कौन है, क्यों सूख गई है। रसवंती निर्मल जल वाली एक झील का नाम है, निर्मल जल वाली एक झील का नाम है। इसे कुछ स्वार्थी लोगों ने नया नगर या व्यवसायिक बनाने में खरीद लिया होगा, तभी इसके जल को सुखा दिया होगा या पानी की कमी के कारण यह सूख गई होगी। पहले उसका सौंदर्य कैसा रहा होगा इसमें बताया है, पहला उसका सौंदर्य ये यहाँ पर था, पहला उसका सौंदर्य कैसा था। कवि कहता है पहले उसका सौंदर्य कैसा रहा होगा, जब रसवंती झील जल से लबालब भरी थी तब उसका सौंदर्य देखने की योग्य था, तब उसका दूर दूर तक फैला हुआ जल, उसमें पड़ने वाले हवा के झोंके ऐसे लगते थे मानो वे आसपास खड़े पुराने महलों से बातें कर रहे हों। पेड़ों को कंकाल क्यों कहा गया है, अब पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं, केवल उनकी टहनियाँ ठठरी के समान खड़ी हैं, इस प्रकार के वृक्ष के कंकाल लगते हैं। चिड़ियों का यह कंकाल देखकर पछतावा होता है क्योंकि वे किसी तरह भी टहनी पर बैठने के लिए योग्य नहीं बची हैं। भद्रजन कौन है, भद्रजन कौन है, भद्रजन वे लोग हैं जिन्होंने सूखी झील को खरीदा है और वे उसकी मिट्टी को बेचकर खूब पैसा रुपया कमाने के लिए तैयार है। वे सूखी झील में कैसे लाभ लेना चाहते हैं, उसकी मिट्टी को बेच करके उसका लाभ लेना चाहते हैं। बात स्पष्ट कीजिए, स्त्रियां खिनमन घाटों से लौट रही होंगी, स्त्रियां खिनमन से घाटों से लौट रही होंगी, स्त्रियां कभी झील के किनारे विहार करते आती होंगी, इसमें नहाती होंगी, इसके जल में क्रीड़ा करती होंगी और वे घर गृहस्थी को चलाने के लिए इस जल को ले जाती होंगी और वे जल सूख गया है, वे खिन हो गई हैं, वे उदास हो गई हैं। अब उनके लिए कोई साधन और सहारा नहीं बचा है क्योंकि जल ही जीवन है। जितना गांव शहर हमारे बड़े बड़े शहर हैं वे देखिए जल के किनारे पर बसे हुए हैं क्योंकि जल हमेशा बहुत ज़्यादा, एक सभ्यता को जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमारे बड़े बड़े जो शहर हैं, नगर हैं, गांव हैं, वे नदियों के किनारे इसलिए बसाए जाते थे कि पानी की पूर्ति सहज भाव से, सहज तरीके से हो सके और पानी से बहुत सारा काम चल सके। इसलिए हमने प्यारे विद्यार्थियों ये दो कविताएं पढ़ी। इससे ये दूसरी कविता है जो अभी हमने पढ़ी है, ये पहले भी परीक्षा में आई हुई है। एक एक कविता अपठित बोध आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और आप उनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जरूरी है। अगले वीडियो में हम आगे भेजेंगे आपके लिए अगली दो कविताएं। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।